नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर, ये एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उनके कौन कौन से कार्यक्रम रहे हैं और अब आगे क्या सौगातें मिल रही हैं या फिर मिलने वाली हैं। इस शो के जरिए हम आपको ये भी बताएंगे कि आज देश भर के मुख्यमंत्री की गतिविधि क्या कुछ रही है, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए हैं, जिनका आपसे होगा सीधा सरोकार। और आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया। इसमें उन्होंने दिल्ली के बजट को रोके जाने पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि आज दिल्ली विधानसभा के अंदर बजट पेश नहीं हो पाया। बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को रोक सकती है। ये देश के संविधान पर हमला किया गया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि नियम के मुताबिक एलजी सिर्फ ठप्पा लगाएंगे, वो आपत्ति या ऑब्जर्वेशन नहीं देख सकते। इसके अलावा एलजी फाइल पर कुछ लिखते हैं तो वो संविधान के खिलाफ है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा, बजट को रोकना सिर्फ केंद्र सरकार और एलजी का अहंकार था। इसके अलावा बजट को लेकर जो उन्होंने कहा वो ये कि बजट को रोकने का कोई और उद्देश्य था ही नहीं। संविधान के अंदर एलजी को कोई ऑब्जेक्शन लगाने का अधिकार नहीं है। ही इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये जितने लोग हैं, चाहे ये बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी, इनको जनता ने चुन के भेजा। फिर ये किस लिए चुने गए हैं? अगर एलजी नहीं दिल्ली चलानी थी तो? अगर केंद्र सरकार के पास बजट भेजा गया, केंद्र सरकार को उसमें आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। ये प्रोविजन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि किसी राज्य का बजट केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। पर चला आ रहा है कई सालों से। जिस दिन इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, ये 2 मिनट ये प्रोविजन नहीं टिकने वाला कि केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार का बजट भेजा जा रहा है। अब सारा देश जानता है कि इन अधिकारियों के गर्दन जो है वो केंद्र सरकार और एलजी के अंडर में। रोज जिसको मर्जी सस्पेंड कर देते हैं, सारे डरे बैठे हैं। तो वहीं पंजाब पुलिस का अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक्शन जारी है। उसके साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक मुख्य खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल पकड़ा नहीं गया। इस मामले में अदालत ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई कि 80,000 पुलिस वालों के बाद भी अभी तक अमृतपाल को क्यों नहीं पकड़ा गया। लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की भगवंत मान सरकार की तारीफ की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, पंजाब में शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, पंजाब में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए और इसे कायम रखने के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कई कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने काफी संयम से कदम उठाए। सुनिए। उन्होंने बहुत संयम और बहुत मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने कार्रवाई की है। इसके लिए मैं भगवंत मान साहब को और आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी, उस वक्त कुछ लोग ये कहते थे कि आपको शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली ये काम तो करने आते हैं, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर काबू कर पाएंगे क्या? पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के ऊपर आप शांति की व्यवस्था कर पाएंगे क्या? पिछले 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और अगर सरकार ईमानदार हो, इरादे नेक हों, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत बखूबी कायम किया जा सकता है। हमने जिस व्यवस्था को इनहेरिट किया था, जो हमारे से पहले जो चला आ रहा था, सारा सिस्टम जो हमें सिस्टम मिला था पिछली सरकारों से, उसमें इतनी ज्यादा पॉलिटिकल लोगों की, क्रिमिनल्स के साथ, गैंगस्टर्स के साथ आपस में जुगलबंदी थी। गैंगस्टर्स को, क्रिमिनल्स को पहले पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता था। ये वाला गैंगस्टर इसका है, इसकी इसके साथ सेटिंग है, इसकी इस पार्टी के साथ सेटिंग है, इसकी इस नेता के साथ सेटिंग है। हमारी किसी के साथ सेटिंग नहीं थी।
हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आने के बाद एक गैंगस्टर्स के ऊपर और अपराधियों के ऊपर धरपकड़ चालू हुई और पिछले 1 साल के अंदर कई नशा माफिया वालों के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ, क्रिमिनल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई ने यह दिखा दिया है कि कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार तैयार है। हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं और अगर कोई भारत मां के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे और ये भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की कोशिशों पर पहला बयान दिया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि देश के खिलाफ काम करने वालों को नहीं छोड़ेंगे और पंजाब की शांति में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। भगवंत मान ने कहा अमृतपाल विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहा था और उन्हीं के कहने पर उसने देश विरोधी बयान दिए। आपको बता दें, इससे पहले पंजाब पुलिस ने सोमवार को अमृतपाल सिंह से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ रासुका लगाते हुए मामले में आईएसआई एंगल होने का संदेह जताया था। पंजाब ने हमेशा देश को लीड किया है। पंजाब ने किसी भी संकट के मौके देश को नेतृत्व दिया है, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे आज़ादी के बाद हरे इनकलाब के रूप में, ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में, अन्य के मामले में, अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर करने का एक टास्क हो, तो पंजाब ने हमेशा लीड किया है। और पंजाब के लोग हंसने खेलने के लिए, खुले दिल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर पंजाब के लोगों के आपसी भाईचारे, पंजाब के लोगों की अमन शांति और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करते। इतिहास गवाह है, जिसने भी पंजाब के सोशल भाईचारक सांझ को, जिसने भी पंजाब की अमन शांति को तोड़ने की रत्ती भर भी कोशिश की तो पंजाबी ने उसका मुंह तोड़ना जवाब दिया। आज मैं आपके सामने बैठा हूं। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो उसको हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने भारी बहुमत देकर हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। दूसरों के बेटों को ये कहना कि आइए हम ये करेंगे, हम ये गैर कानूनी काम करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, बहुत आसान है। मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए, बहुत पेरेंट्स के फ़ोन आए, माता पिता के फ़ोन आए कि जी आपने बहुत अच्छा किया, पंजाब में अमन और शांति रहनी चाहिए, इस मामले में हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलत बुरी संगत में ना पड़ जाएं। जबकि सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल ऑफ एमिनेंस की, बच्चों को तरक्की और रोजगार दिलवाने की बातें कर रही है। तो हमारे लिए प्राथमिकता किताबें हैं, हमारे लिए प्राथमिकता लैपटॉप और कंप्यूटर हैं, हमारे लिए प्राथमिकता कोई गैर सामाजिक हथियार नहीं है।
और अब बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करते हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्रीय योजनाओं में फंड नहीं देने का आरोप लगाया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, इस साल भी बजट में मनरेगा और आवास योजना के लिए एक भी पैसा फंड नहीं दिया गया है। इसके खिलाफ अब वो खुद मुख्यमंत्री के रूप में 29 मार्च और 30 मार्च को दिल्ली में अंबेडकर की मूर्ति के सामने धरना देगी। इसके बाद वो फिर आगे की रणनीति की घोषणा करेंगी। इस दौरान ममता बनर्जी ने भगोड़े मेहुल चौकसी को इंटरपोल से क्लीन चिट मिलने पर कहा कि सिर्फ कुछ लोग ये देश चला रहे हैं। अडानी और मेहुल चौकसी पीएम नरेंद्र मोदी के खास दोस्त हैं और बीजेपी सिर्फ इन लोगों के लिए काम कर रही है। मेरा इम्पोर्टेंट चीज अभी जो है कि सेंट्रल हमको जो वंचित कर रहा है, 100 दिन का काम का पैसा नहीं दिया। अभी भी बजट में देखो बंगाल इज जीरो। व्हाई नाउ बंगाल इज जीरो फॉर एवरी प्रोजेक्ट। यू आर गिविंग सर्टिफिकेट, यूनाइटेड नेशंस इज गिविंग सर्टिफिकेट, UNESCO is giving certificate, some countries sending their people. Bengal is a model, and now you are not giving. Earlier you have not given the money for 100 days Narega. This time also you are not giving. You are sending team just to IWAS and to satisfy your BJP people. Please remember, government is something different and party is something different. When you are in government, you have to take care into the confidence to the people of this country, but that is not there because the country only few people are running. Bank is totally penniless, not giving money to the 100 days job, but which people have collected lots of funds. LIC became zero, State Bank became zero. Now Adani to Mehul, they are get friends. Only BJP government is working for them, and that is their minus TRP. I am telling you, and they will be. और अब बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कर लेते हैं, जिन्होंने जोधपुर में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो में शिरकत की। एक्सपो का शुभारंभ भी किया। एक्सपो में सीएम अशोक गहलोत ने निर्यातकों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में निर्यात और औद्योगिक विकास की दृष्टि से किए गए कार्यों का जिक्र किया और कहा कि राजस्थान में निर्यात के क्षेत्र में बेहतर माहौल है, निर्यात में तेजी आई है और इस दिशा में राजस्थान अच्छी प्रगति कर रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आर्थिक विकास के मामले में राजस्थान नंबर 2 पर है और ये इस बात का संकेत है कि राजस्थान आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और कस्टमाइज पैकेज जो सरकार दे रही है, पूरे देश में उसकी चर्चा है। पूरे देश के इन्वेस्टर आ रहे हैं, मिल रहे हैं अधिकारियों से भी, विनोद गुप्ता जी से भी, सबसे मुझसे मिलते गए लोग वो खुद कहते हैं कि जो कस्टमाइज पैकेज रिस्क 22 जो आया है, उसके कारण हमारा विश्वास बढ़ा है राजस्थान आके में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना एक तरफ तो रोजगार के लिए बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी जितना इन्वेस्टमेंट उस ढंग का होगा कि एक्सपोर्ट इकाइयाँ बढ़ती जाएगी तो उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। तो सब तरीके से मैं समझता हूँ कि जो निर्णय किया गया है अभी, उसका अपना बहुत बड़ा महत्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है राजस्थान में, वो भी एक कारण रहता है कि हमारे एक्सपोर्टर हैंडीक्राफ्ट के हो या किसी भी क्षेत्र के हो, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट के अलावा फर्नीचर, टेक्सटाइल, एग्रो फूड, IT, इंजीनियरिंग, गुड्स, स्टोन में सब तरह के GM10 गैलरी में हर क्षेत्र में राजस्थान जो है एक्सपोर्ट करने में भूमिका अदा करता है। और कुछ कहते गर्व है कि राजस्थान की धरती में जो खनिज संपदा है, उसको अगर साइंटिफिक वे से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा संभावना बढ़ेगी किस प्रकार से हम कामयाब होते हैं अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करने में। कई तरह से पोटाश ले रहे हैं, हिंदुस्तान में सिर्फ एकमात्र हनुमानगढ़, बीकानेर के अंदर पोटाश, और दोहन करने में अरबों खरबों में लगते हैं। अभी तक उसमें कामयाबी मिली नहीं। जिस दिन मिलेगी, मैं समझता हूँ जिस प्रकार बाड़मेर में तेल निकल गया, आज रिफाइनरी आ रही,
पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में बन रहा है, तो मेरे ख्याल में करीब 800 किलोमीटर में स्क्वायर किलोमीटर में पूरा एरिया कवर किया गया है। तो किस प्रकार से हम वहाँ पर हजारों इकाई लगा सकें, नौजवानों को अवसर मिलेंगे। कोविड के बाद में उस वक्त जो हमने माहौल कायम किया उसका लाभ मिला कि लगातार आर्थिक रूप से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। और आज जीडीपी जो हमारी राजस्थान की है वो 15 लाख तक बढ़ने वाली है। आप सोच सकते हो कि ये एक इंडिकेटर है किस प्रकार राजस्थान आर्थिक गतिविधियों में आगे बढ़ता जा रहा है। शायद आपको मालूम होगा देश के अंदर अभी राजस्थान जो है, पिछले जो आंकड़े आए हैं भारत सरकार के, उसमें आर्थिक विकास के अंदर नंबर 1 आंध्र प्रदेश और देश के अंदर नंबर 2 राजस्थान है। ये मैं पूरे देश के अंदर 11.4% जीडीपी है आंध्र प्रदेश की परसेंटेज में, और 11.04% राजस्थान की है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कर लेते हैं, जिन्होंने भोपाल के स्मार्ट पार्क में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बारिश और ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसल खराब हो गई है, सरकार उनके साथ है और उनकी मदद के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। किसानों के नुकसान का आकलन करने के बाद उनकी भरपाई करेगी। तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल बहुत झूठे आदमी है। ऐसा व्यक्ति जो रोज झूठ बोलता है उसे झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा, देश के लोकतंत्र और पवित्र संसद पर झूठा इल्जाम लगाने पर देश को राहुल गांधी का बहिष्कार करना चाहिए। कि फसलों का नुकसान हुआ ये सही है, जिनकी फसल खराब हुई है, लेकिन वो चिंता ना करें, मैं उनके साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ है। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को भी फोन पर बात करके ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी है। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, संकट है, परेशानी है, लेकिन आपकी क्षति का आकलन होगा और क्षति का आकलन करके हम नुकसान की भरपाई करेंगे, राहत की राशि देकर भी और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाकर भी। आज फिर मैं एक बार प्रदेश के सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि हर खेत तक मेरा पहुंचना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैं हर जिले की चिंता करूंगा जहां फसलें खराब हुई है, मैं हर गांव की चिंता करूंगा जहां फसल खराब हुई है, मैं हर किसान की चिंता करूंगा जिसकी फसल खराब हुई है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, अकेला मत समझना, संकट किस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा, ये मेरा संकल्प भी है। जब कोई देश का नेता अपने आप को कहता है और रोज देश का अपमान करता है, श्री राहुल गांधी प्रमाणिक झूठे हैं। अपने झूठ के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले भी माफी मांगी है, लेकिन माफी मांगने के बाद भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते, फिर लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी झूठ बोला था। मध्य प्रदेश की जनता याद करे, उन्होंने कहा था 10 दिन में सभी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे अगर सरकार बनी तो, और 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कितना बड़ा झूठ बोला था राहुल गांधी जी। अरे 10 दिन तो क्या, 1.25 साल में आपने कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री आपने नहीं बदला 1.25 साल तक। मुख्यमंत्री को फिर मध्य प्रदेश की जनता ही ने बदल दिया। ऐसे आदमी जो रोज झूठ बोलता है, सच तो यह कि ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। देश के लोकतंत्र और पवित्र संसद पर झूठा इल्जाम लगाने वाले राहुल जी का तो देश को बहिष्कार करना चाहिए।
और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने लखनऊ में 71वें अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स संकुल चैंपियनशिप 2022-23 का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, ये मेरे लिए बेहद खुशी का पल है कि देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले यूपी की राजधानी लखनऊ में 71वें अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स संकुल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और इस चैंपियनशिप में 25 राज्यों से 1300 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सीएम ने आगे कहा, उनकी सरकार 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को शासन की अलग अलग सेवाओं में स्थान देने भी जा रही है। पिछले 20-22 वर्षों से मैंने सशस्त्र सीमा बल के कार्य पद्धति को भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर नजदीक से देखा है और उस सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य करते हुए न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जिम्मेदारियों का पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने और सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के साथ जिस सहृदयता के साथ संवेदनशील तरीके के साथ वहां पर सशस्त्र सीमा बल के द्वारा कार्य किया जा रहा है वो अत्यंत सराहनीय है और उत्तर प्रदेश की 560 किलोमीटर की सीमा हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ जुड़ी होने के नाते सशस्त्र सीमा बल इस दायित्व का निर्वहन वहां पर करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल के साथ बेहतर समन्वय बनाने का कार्य करती है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब 10 वर्ष के बाद अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है और इसमें 32 राज्यों की 1300 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति इस आयोजन की सफलता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए देखता है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। अब बात हरियाणा की करते हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। इस दौरान सदन में बेरोजगारी का मुद्दा गूंजा। रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने कहा, बेरोजगारी में हरियाणा टॉप पर है। और चलिए अब इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।